दोस्तों, मोच या फ्रैक्चर आने पर हमें यही तो कहा जाता है, आराम करो, बर्फ लगाओ, दबा के रखो और उसे ऊंचा रखो। चलिए आइए, आज हम एक एक्सपर्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन से समझते हैं कि कोई भी मसल या बोन इंजरी को कैसे सही ढंग से हील किया जाता है। अब सर, कभी भी आपको स्पोर्ट्स इंजरी होती है, नॉर्मल आपको फॉल या कोई एक्सीडेंट होता है, तो एक फर्स्ट एड नाम का बहुत ही जरूरी होता है, फर्स्ट एड करना। और मैंने मेडिकल में राइस करके प्रोटोकॉल सुना था, तो उसके बारे में समझाई ताकि कोई भी लेमैन इंसान हो वो अपने आप या फिर अपने साथी को हेल्प कर। जैसे हमने बात की कि एंकल स्प्रेन हो गया, आपका पाँव ट्विस्ट हो गया और एंकल में टखने में आपकी सूजन आ गई, तो आप क्या इलाज लोगे? आप घर पे हो, अभी मेडिकल एड है नहीं आपके पास, आप नीचे गली में क्रिकेट खेल रहे थे, घर पे क्रिकेट खेल रहे थे तो ट्विस्ट हो गया पाँव। तो इसमें चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो राइस प्रोटोकॉल आपने जिक्र किया। राइस का मतलब पहली चीज़ है कि रेस्ट। अगर आपको चोट लगी है तो उसके बाद आप काम वाम करना बंद कर दें, खेलना वेलना बंद कर दें, रेस्ट करें। पहली चीज़, उस पर्टिकुलर ऑर्गन को आपको रेस्ट देना है। अगर एंकल में हुआ है तो एंकल में, नी में हुआ है तो नी में, उसको रेस्ट देना है। दूसरी चीज़ है आइस एप्लीकेशन, आई आर का रेस्ट, आई से आइस एप्लीकेशन। बर्फ़ का सेक बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्फ़ का सेक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बर्फ़ जो होता है एक वेसो कंस्ट्रिक्टर की तरह काम करता है। तो जैसे अगर मैंने चोट लगी तो आपने देखा होगा वहाँ पे सूजन आ जाती है, बड़ा सा ऐसा गुमड़ा सा फूल जाएगा वहाँ पे, और वो इसलिए होता है कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई हमारी बढ़ जाती है, तो खूब सारा खून आ जाता है वहाँ पे और वहाँ पे ऐसा सूजन आ जाती है, सूज जाता है। तो जो बर्फ़ होता है वो वेसो कंस्ट्रिक्टर करता है, तो हमारी जो लहू की धमनियाँ होती हैं वो पतली हो जाती हैं, तो जो सूजन होती है वो सूजन कम हो जाएगी। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है आपका कि आइस लगाइए उसके ऊपर। आइस आप दो तरीके से लगा सकते हैं। डायरेक्ट आइस आप अप्लाई कर सकते हैं किसी प्लास्टिक की थैली या कपड़े में रख के, या रेडीमेड आइस पैक्स आते हैं, उन आइस पैक्स को आप फ्रीजर में रखते हैं, उसके बाद जब भी आपको इंजरी हो तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। आइस पैक्स भी 3-4 तरीके डिफरेंट कंपनीज के आते हैं, वो आप अपनी सुविधा अनुसार यूज़ कर सकते हैं। सी स्टैंड्स फॉर कंप्रेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि एंकल में मोच आ गई तो हम क्रैप बैंडेज यूज़ करने को बोलते हैं, या एंकल सपोर्ट यूज़ करने को बोलते हैं, या एंकल बाइंडर यूज़ करने को बोलते हैं। तो ये कंप्रेशन स्टॉकिंग्स होती हैं, तो इसको टाइट कंप्रेशन बैंडेज की तरह हम लोग बांध देते हैं और उस कंप्रेशन बैंडेज को हम लोग एंकल पे फिट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो सूजन आना है ये अगेन वो रुक जाता है, कम हो जाता है। और ई जो होता है वो एलिवेशन पे स्टैंड करता है। तो एलिवेशन का मतलब ये है कि आपको पाँव को थोड़ा ऊपर उठा के रखना है, जिससे कि आपके जो ब्लड सप्लाई है वो वहाँ से नीचे की तरफ आए, तो उस पर्टिकुलर एरिया में सूजन नहीं है। तो रेस्ट, आइस एप्लीकेशन, कॉम्प्रेशन बैंडेज एंड एलिवेशन, ये राइस प्रोटोकॉल जो है, किसी भी आपको सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुई है, मोच हुई है, फ्रैक्चर हुई है, तो बेसिकली आपको इसको फॉलो करना है जब तक आप प्राइमरी डॉक्टर का एडवाइस या डॉक्टर का कंसल्टेशन नहीं ले पाओ। अब हमारे इंडिया में कई घरेलू नुस्खे का बहुत ही ऐसा मतलब कॉमन हो गया है कि घर पे कुछ वैद्य कर देंगे या फिर खुद अपना जो नानी दादी जो कहती होंगे वो कर देंगे। तो आपने कई ऐसे केसेस देखे होंगे जिन्होंने डिलेड आपको अप्रोच किया होगा, मतलब उनकी इंजरी हुई एक समय पे और उसके 10 या 15 दिन बाद उन्होंने आपको अप्रोच किया, तभी मतलब हालत बहुत ही खराब हो गई। कम बता रहे हो, 10 से 15 दिन में जो बिछना आता है उसको तो हम सही टाइम पे आना बोलते हैं। तो हमारे पास अधिकांश मरीज तो ऐसे आते हैं कि चोट लगे हुए 8 महीने हो गए हैं, 10 महीने हो गए हैं, किसी को 2 साल हो गए हैं, उतने लेट भी हमारे पास पेशेंट आते हैं। और ये एक्चुअली हमारा दुर्भाग्य है, भारत का दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ जो अवेयरनेस है वो बहुत कम है, और इसके लिए आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो। जनरेटिंग अवेयरनेस मैं मानता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि द ट्रीटमेंट सक्सेस रेट, या सर्जरी की या नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट की जो सक्सेस रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि आप कितना जल्दी आपने मेडिकल केयर सीख किया है। अगर एक लिगामेंट की इंजरी है और अगर मैं उसको चोट लगने के 10 दिन के अंदर में देख रहा हूँ तो उसको मैं ऑलमोस्ट 99-100% तक रिजल्ट दे पाऊंगा। और वही पेशेंट अगर मेरे पास सपोजिटली 6 महीने बाद आ रहा है, साल भर बाद आ रहा है, तो उसका सक्सेस रेट हमारा 90-95% हो जाता है। तो जो सर्जिकल सक्सेस रेट है वो काफ़ी कम हो जाता है अगर हम सर्जरी को या फिर किसी भी ट्रीटमेंट को डिले करते हैं बेसिक कोई भी घरेलू नुस्खों के चक्कर में। अदरवाइज किसी हमारे प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ के घरेलू नुस्खे तो ही हैं और हमारे यहाँ सब लोग डॉक्टर हैं। तो जो भी आपका फ्रेंड आएगा आपसे मिलने, आपको चोट लगा है, और जो भी फ्रेंड मिलने आएगा वो आपको एक ट्रीटमेंट जरूर बता के जाएगा। जो भी आपसे मिलने आएगा आपका हाल पूछेगा और एक ट्रीटमेंट आपको जरूर बताएगा कि इसके लिए ये ट्रीटमेंट जरूर करना, हल्दी जरूर लगा लेना, ठीक है ना, इसके लिए ये है, ये जरूर खा लेना, है ना, इसको इस तरह से बैंड लगा देना। तो हर एक आदमी जो भी आपके पास आएगा ये आपको एक राय जरूर देके जाएगा,
चाहे उसको उस बारे में कुछ जानकारी हो या नहीं हो, ये बहुत कॉमन चीज़ है हमारे यहाँ। तो वो इसलिए डिलेड हमारे पास प्रेजेंटेशन काफ़ी कॉमन है। और इन पेशेंट्स में जो प्रॉब्लम रहती है, सक्सेस रेट जैसे मैंने आपको कहा वो कम रहती है। कई बार हमको पेशेंट को समझाना ही पड़ता है कि आप शायद हमारे पास पहले आए थे तो हम काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं, अब आप काफ़ी लेट हो गए हो, तो हम प्रोसीजर तो करेंगे, सर्जिकल इंटरवेंशन भी करेंगे, आर्थोस्कोपी भी करेंगे, परंतु उतना अच्छा शायद आपको रिजल्ट नहीं दे पाए जितना हम फर्स्ट उस पर दे पाएंगे। तो अब जब भी इंजरी होती है तो दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो हम लोग मतलब लेमैन फेस करते हैं वो है जल्दी से वो रिहैब कर लेते हैं। माना कि जब भी अगर फ्रैक्चर हो गया या फिर स्प्रेन हो गया तो जनरली कहा जाता है कि 21 डेज तो आपको कुछ भी इमोबाइल रहना चाहिए। आधे लोग इसे बहुत ही जल्दी कर लेते हैं कि 1 वीक हो गया, थोड़ा पेन कम हो गया तो फिर रोजमर्रा जिंदगी में वो शुरू हो जाते हैं। तो सर मैं इसका आपको इंपॉर्टेंस आपसे मैं समझना चाहूंगा फ्रॉम अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कि क्यों 21 डेज मिनिमम रखा गया और इसके लिए ये करना क्यों जरूरी। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा वेरिएबल है एंड स्पेसिफिक चीज़ के लिए हमको एक डॉक्टर्स ओपिनियन की, नॉर्मली एक्सपर्ट ओपिनियन की रिक्वायरमेंट रहती है। डिफरेंट इंजरीज में ये जो आप 21 डेज का पीरियड बोल रहे हो, ये थोड़ा कम, ये थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स कि हमारी जो इंजरी है वो किस ग्रेड की है। जैसे आपको मोच चाहिए तो वो ग्रेड 1 की मोच है, ग्रेड 2 है या ग्रेड 3 है, अंदर की इंजरीज कितनी है, और उसमें हमको नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट हमको जाना है कि ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की तरफ जाना है या आर्थोस्कोपी में जाना है। एक बार हमने ये डिसाइड कर लिया, इन्वेस्टिगेशन कर ली है, ये पैटर्न डिसाइड कर लिया, तो उसके बाद किसी भी इंजरी को रिपेयर करने के लिए या हील होने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत है। सपोजेटली ये एक लिगामेंट है जो यहाँ पे अटैच हो रहा है। सपोजेटली आपके घुटने के अंदर एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, वो अपनी जगह से उखड़ गया है। अब कितना उखड़ा है? सपोजेटली अपनी जगह से वो थोड़ा उखड़ गया है, पूरा नहीं उखड़ा है, ग्रेड 1 इंजरी है, थोड़ा खिंच गया है। तो इस पर्टिकुलर परिस्थिति में हमको मरीज को थोड़ा रेस्ट देना है, जिससे जो बचा हुआ, जो टूटा हुआ हिस्सा है वो अपने आप हील होने का प्रयत्न करे। आपने देखा होगा कि आपको कोई चोट लगती है तो बॉडी अपने आप उसको हील करने का प्रयास करती है, अपने आप उसकी हीलिंग करती है। तो वो जो हीलिंग होती है वो अपना एक समय लेती है, और यह समय मोस्टली आमतौर पे मोच के केस में 3 हफ्ते का होता है। इसलिए ये 21 डे की बात आती है कि नॉर्मली एवरेज केस में, जैसे मैंने आपको कहा कि कम चोट लगी तो थोड़ा कम हो सकता है, ज़्यादा चोट लगी तो ज़्यादा हो सकता है, पर एक एवरेज सिनारियो में 3 हफ्ते के आसपास का हम टाइम मानते हैं, जिस टाइम में आपको उसको रेस्ट देना चाहिए या इमोबिलाइज करना चाहिए, जिससे वो स्नायु जो थोड़ा फटा हुआ है वो अपनी जगह पे हील हो जाएगा। सेम अगर मान लो पूरा ही फट गया है, पूरा एकदम अपनी जगह से उखड़ के अपनी जगह से हिल के यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो उसको अपनी जगह पे हम रिपेयर कर देते हैं सर्जिकली या आर्थोस्कोपिकली। उसका जब हम रिपेयर कर देते हैं तो भी उसको 3 हफ्ते का मुझे रेस्ट देना है, क्योंकि हमारा तो पर्पस क्या हुआ कि हमने उस टूटे हुए लिगामेंट को अपनी जगह पे वापस एंकर के साथ, डोरे के साथ या अपने जो डिवाइस के साथ उसको अपनी जगह पर अटैच कर दिया। पर हमारा काम तो क्या है? मैकेनिकल है। हीलिंग तो अपने आप ही होनी है। स्नायु हड्डी पे चिपकेगा, वो एक नेचुरल हीलिंग का प्रोसेस है। जैसे आपके यहाँ पे कट लग गया, अब हम क्या करेंगे? एज ए डॉक्टर, चक्कू से कट लग गया तो हम उसमें टाके लगा देंगे। तो टाके लगाना मैकेनिकल चीज़ है, परंतु घाव बढ़ना आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस है, अंदर से हीलिंग होती है बॉडी, वो खुद से स्वतः ही होगी। अब ये हीलिंग भी इंसान के साथ फर्क पड़ेगा। अगर आप तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो बहुत स्लो हो जाएगी। टोबैको नोटोरियस सबसे ज़्यादा, अगर आप स्मोक कर रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, तो ये बॉडी की हीलिंग बहुत स्लो हो जाती है। तो उसमें क्या हम रिपेयर भी कर देंगे, अच्छे से टाके भी ले लेंगे, पता पड़ा घाव ही नहीं पता। फिर हम बाद में चेक करते हैं कि सब जैसे हमने एक दिन में 4 ACL की सर्जरी करी, 4 पेशेंट हील हो गए, 5 पेशेंट सर्जरी की, 4 पेशेंट, एक की हीलिंग नहीं हुई। हमने कहा क्या चेक करें? चेक किया तो वो दिन में जनाब 6 से 7 सिगरेट पी रहे थे, हीलिंग ही नहीं आई, क्योंकि बॉडी में जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो स्मोकिंग से कम हो जाती है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपकी जो हीलिंग कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाने के लिए, आपको बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, यू हैव टू टेक अ गुड डाइट एंड यू हैव टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ, जो आपके व्यसन है, स्पेसिफिकली स्मोकिंग, ये टोबैको इन एनी फॉर्म, तो वो आपको खास तौर पे उसको अवॉइड करना पड़ेगा। इमीडिएटली आपको अगर इस तरह की हीलिंग हुई है, सर्जिकल या नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट अपन कर रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।